अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, काफ़ी अहम खबरें और अपडेट्स हैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे और आइंदा का मंजरनामा अब काफ़ी हद तक वाज़े होता चला जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस वजाहत में भी बहुत से हमें अबहाम अभी भी नज़र आते हैं और जो वतन अज़ीज़ के लिए हम सोचते हैं कि उसमें इस्तेहकाम आए, मुल्क में तरक्की आए, अमन व इस्तेहकाम हो, आगे बढ़े मुल्क, और जो पिछले 2 साल से एक हिजान खेजी, एक हंगामा सा बरपा है, वो कहीं थमे, वो कहीं रुके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस तरह से खेल को ख़राब किया गया है उसमें फ़िलहाल ये सब चीज़ें अब नज़र नहीं आ रही, कम अज़ कम मुस्तक़बिल करीब में तो नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये ज़रूर है कि सब अब वापस गेम के अंदर तमाम खिलाड़ी इन हैं, मौजूद हैं। और आउट कौन हुए? बिल्कुल वही लोग आउट हुए हैं जो कि ज़्यादा बड़े बड़े दावे करते थे कि वो गेम के असल खिलाड़ी हैं या बड़े कोई क्या कहते हैं, शाहसवार हैं। तो वो इस तरह का मामला जो था वो अब तकरीबन ख़त्म हो रहा है। मैं क्या बात कर रही हूँ आपके सामने रखते हैं जी। आज अहम ऐलानात हो गए हैं। पीटीआई ने क्या करना है, किसके साथ दोस्ती करनी है, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने क्या फैसला किया अपने फ्यूचर के बारे में, वो आपके सामने रखते हैं। और इस सारे में पाकिस्तान का मंजरनामा क्या बन रहा है ये भी आपके साथ शेयर करते हैं इसी व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जी आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या हिकमत अमली बनाई है। काफ़ी हद तक मैं पिछले व्लॉग में आपको बता चुकी हूँ, क्लियर हो चुका था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल भी जो ये 3 जमातें हैं, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, इनके साथ कोई मुशावरत, कोई इत्तेहाद नहीं करेगी, ना कोई हुकूमत साजी होगी। इसके बरक्स इमरान खान साहब का ये कहना था कि आप दीगर जो 2-3 छोटी जमातें हैं उनके साथ बातचीत करें और इत्तेहाद भी बनाएं। और उसके साथ साथ ये कि अगर तमाम नशस्तें हमें वापस मिलती हैं और हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में आते हैं तो हम ज़रूर हुकूमत बनाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हो पाता, वक्त लगता है, तो इस सूरत में फिर हम अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन इन जमातों के साथ किसी तौर भी हाथ नहीं मिलाया जाएगा। तो ये एक बड़ी क्लियर पोजीशन थी पीटीआई की। इससे आगे बढ़ते हुए इमरान खान साहब ने इस बात की मंजूरी भी दे दी कि मरकज़ में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान उसमें शामिल हो जाएंगे, उनके साथ इत्तेहाद कर लेंगे। और इस तरह वो जब एक पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो उसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि वो तमाम अरकान जो इधर उधर अभी बिखरे पड़े हैं, आज़ाद कहलाए जा रहे हैं, और कोई भी उनको अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए दबाव भी डाल रहा है, लालच भी दे रहा है, तो इससे उनकी जान छूट जाएगी और वो सब एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हो जाएंगे, पार्टी पॉलिसी के पाबंद हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि जो रिजर्व सीट्स का मामला है वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी। हर तकरीबन आप समझ लें कि 3.5 कौमी असम्बली की नशस्तों पर एक रिजर्व सीट मिलती है। चलिए अगर मैं इसको आसान कर लूँ कि 4 सीटों के बदले में एक रिजर्व सीट मिलती है, तो इस लिहाज से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की एक और नशस्त शामिल करके तकरीबन 93 नशस्तें अभी तक हैं जो नोटिफाइड हैं, क्योंकि बाकी रिजल्ट्स अभी कॉन्ट्रोवर्शियल हैं। तो इस सूरत में उनको तकरीबन 22 के करीब जो नशस्तें हैं, जो यानी आप ख़वातीन की मखसूस नशस्तें और अक़लियती एक मखसूस नशस्त उन्हें मिलेगी। तो इस तरह ये कुल मिलाकर कोई इनका फिगर जो है वो 117 से 120 के करीब बन जाएगा, अगर प्लस माइनस कोई एक आध आता है या जाता है। तो जमात इस्लामी के साथ वो इत्तेहाद करना चाहते हैं, जमात इस्लामी भी उनके साथ इत्तेहाद करना चाहती है, लेकिन जमात इस्लामी कौमी असम्बली में कोई भी नशस्त जीतने में कामयाब नहीं हो सकी, जबकि मरकज़ी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन एक नशस्त के साथ कौमी असम्बली में मौजूद है। तो वो नशस्त ज़ाहिर है पीटीआई में ज़म हो जाएगी या पीटीआई उसमें ज़म हो जाएंगी, जिस तरह भी उसको आप ले लें। तो अब ये काफ़ी हद तक वाज़ेह हो चुका है और इस सिलसिले में अब बाकायदा एक आध दिन में आप देखेंगे कि मज़ीद पेशरफ्त भी हो जाएगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मरकज़ में ये प्लान बनाया, जबकि सूबा केपी में उन्होंने ये प्लान बनाया कि वहाँ पर मरकज़ी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन मौजूद नहीं है, तो लिहाजा जमात इस्लामी के साथ वहाँ पर इत्तेहाद होगा। वहाँ पर जमात इस्लामी की 3 नशस्तें थी सूबाई, और पीटीआई के आज़ाद अरकान वैसे तो इतनी तादाद में थे कि वो ख़ुद आज़ाद हैसियत से भी अपने वज़ीर आला को मुंतखब कर सकते थे, लेकिन ज़ाहिर है फिर भी उन्हें रिज़र्व सीट्स ना मिलती, तो उन्होंने रिज़र्व सीट्स को कुर्बान तो नहीं करना था, इसलिए उन्होंने सोचा कि वहाँ पे जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद कर लिया जाए, रिज़र्व सीट्स भी अपनी ले ली जाए। लेकिन उसके बाद बड़ी दिलचस्प गेम हुई। अचानक हमने देखा कि जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का इत्तेहाद अनाउंस होता है, वहीं पर जो जमात इस्लामी की जीती हुई नशस्तें हैं वहाँ पर रीकाउंटिंग के लिए चैलेंज कर दिया जाता है, और जब वो रीकाउंटिंग का मरहला आता है तो उसके बाद जमात इस्लामी से तीनों नशस्तें वापस ले ली जाती हैं, और वहाँ पर भी पीटीआई को ही
विनर करार दे दिया गया। तो ये बड़ा दिलचस्प मामला है कि वो तमाम नशिस्तें जो 3 जमात इस्लामी ने जीती थी वो भी वापस पीटीआई को मिल गई हैं। तो एक तरह से जमात इस्लामी को केपी असेंबली से भी बिल्कुल वाइप आउट कर दिया गया। बज़ाहिर ऐसा लगा है कि जैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसका तासुर ये जा रहा है कि जानबूझकर जमात इस्लामी को वहाँ से वाइप आउट किया गया है और एक तरह से सज़ा भी दी गई है उन्हें, जमात इस्लामी को पीटीआई के साथ इत्तेहाद करने की। और इसके साथ साथ कोशिश ये की गई है कि वहाँ पे फिर से रास्ता रोका जाए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो मखसूस नशिस्तें वो हासिल ना कर सकें। बहरहाल अभी देखते हैं इसके ऊपर आगे मज़ीद क्या मामला होता है, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल ज़रूर बनाई गई है। उधर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये ऐलान भी कर दिया कि ये होगा और जो उनके वज़ीर आज़म का कैंडिडेट है उसके लिए एक खातून का नाम प्रपोज़ किया गया है। अब अभी उस पर हतमी खैर नहीं है वो नाम, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि शानदाना गुलजार साहिबा या फिर ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा, और उन दोनों में से भी शानदाना का नाम ज़्यादा मेरा ख्याल है तरजीह के ऊपर है कि इनमें से किसी को वज़ीर आला के वज़ीर आज़म के कैंडिडेट के तौर पर नामज़द किया जाए। तो ये अब जी पीटीआई की जो हिकमत अमली है वो काफ़ी हद तक वाज़ेह हो चुकी है और ये सारी चीज़ें जो हैं अब ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं जी, उधर क्या हुआ। उधर मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ तो बड़ा ही बुरा हाल हुआ है और उनका वो हाल है कि जब आप नाकाम हो जाते हैं तो कमरा बंद करके अंदर रूठ के बैठ जाते हैं। तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास है। ना वो कहीं अब मंजर में दिखाई दे रहे हैं बेचारे, और ना वो कहीं किसी को फेस कर रहे हैं, ना किसी से मुलाकात कर रहे हैं। आज PMLN की तरफ से पहले बता दिया गया था कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के लिए नामज़द किए गए हैं और वज़ीर आला पंजाब के लिए एज़ एक्सपेक्टेड मरियम नवाज साहिबा का नाम फाइनल कर लिया गया। अब उसके बाद जो जरदारी साहब है वो भी गेम में एक्टिव हुए और सबसे ज़्यादा बड़ा जो धमाका था वो पीपल्स पार्टी की तरफ से किया गया, क्योंकि उन्होंने ये तो कहा कि हम हुकूमत साजी के लिए जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको वोट कर देंगे, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी उनके कहने का मकसद ये था कि हम हुकूमत में शामिल तो हैं लेकिन हम कोई वजारत नहीं लेंगे। यानी आप ये समझ लें कि वो पीपल्स पार्टी ने एक स्मार्ट गेम खेलते हुए PMLN के साथ एक बड़ी बुरी किस्म की वारदात की है कि एक तरफ उनको बनवा भी देंगे वज़ीर आज़म और फिर उसके बाद उनको हर वक्त ब्लैकमेल भी कर सकेंगे कि भाई आपकी हुकूमत तो हमारी वजह से खड़ी हुई है, अभी हमारी ये बात मानो तो फिर हम आपको चलने देंगे, वरना हम अदम एतमाद ले आएंगे, वरना हम पीछे से हाथ खींच लेंगे। तो वो हर वक्त एक ब्लैकमेल करने की पोजीशन में आ गए। दूसरा, इसमें उन्होंने अपना ये फ़ायदा किया है कि ये तासुर बनाने की कोशिश की कि देखिए जी, चूँकि अब किसी के पास भी अक्सरियत नहीं है तो मुल्क को तो आगे लेके जाना है, दोबारा तो इलेक्शन फौरी तौर पे होने से रहे, तो इसलिए हम वज़ीर आज़म तो बनवा रहे हैं लेकिन हम कोई वजारत नहीं ले रहे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये हमारा मैंडेट नहीं है, अवाम ने हमें इतना मैंडेट नहीं दिया कि हम वज़ीर आज़म बनवा सकें, तो इसलिए फिर हम कैबिनेट का हिस्सा भी नहीं बन रहे। तो कहने का मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी ने बेसिकली वजारतें लेने से इसलिए इनकार किया है ताकि आगे जो भी मुश्किल फ़ैसले भी करने पड़ें, और जब भी कोई ये बात आए कि जनाब ये देखें ये गलत हो रहा है, तो वो कहें लें जी हमारी हुकूमत थोड़ी है, हुकूमत तो शहबाज शरीफ साहब की है, और वो ख़ुद भी उनके ऊपर, यानी वो बैक वक्त चाह ये रहे थे कि वो हुकूमत के मज़े भी ले लें, हुकूमती बेंचेस पे भी बैठें, लेकिन अपोजिशन वाली तनकीद भी कर सकें, तो अपोजिशन का किरदार भी अदा करें और हुकूमत का भी किरदार अदा करें। तो पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ खेलना चाह रही है। ये मैं क्यों कह रही हूँ कि हुकूमत के मज़े ले लें, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। तो इस तरह से जो भी अब अनपॉपुलर फैसले होंगे, महंगाई होगी, क्रिटिसिज्म होगा, वो सारा कुछ एक दफ़ा फिर से शहबाज शरीफ साहब के खाते में जाएगा, सारी गालियाँ PMLN को पड़ेंगी, और जो गालियाँ देने वाले हैं उनमें कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी वाले भी शामिल हो जाएंगे मज़े से। तो ये इन्होंने गेम की है। दूसरी तरफ इस वोट के बदले जो ये शहबाज शरीफ साहब को देंगे, सदर साहब जरदारी बन जाएंगे, और जरदारी साहब को सदर बनाने के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि स्पीकर भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बनाया जा सकता है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट का भी ओहदा ले सकते हैं और इसके साथ साथ स्पीकर का ओहदा भी ले सकती हैं। तो इस तरह से पीपल्स पार्टी अहम जो आइनी पोजीशंस हैं वो अपने पास रखेगी, लेकिन जो जिम्मेदारी वाली वजारतें हैं वो अपने साथ नहीं रखेगी। तो इस तरह बरी ज़िम्मा भी रहेगी लेकिन मज़े भी करेगी। पिछली दफ़ा भी वैसे इन्होंने यही काम किया था कि जो मुश्किल वजारतें थी वो सारी PMLN को दे दी थी और ख़ुद वज़ीर ख़ारजा बन के सारी दुनिया का चक्कर लगाया, मज़े किए, या फिर मौसम की वो बन गई वज़ीर शहरी रहमान साहिबा, और इस तरह की हल्की फुल्की वजारतें ले ली। कोई ऐसी वजारत नहीं ली जिसके ऊपर ज़्यादा गालम गलोच सुनना पड़े। तो ये उन्होंने पहले भी किया, इस दफ़ा फिर किया। हमेशा PMLN उनके हाथों इसी तरह से
गेम में आ जाती है। तो बहरहाल जी, ये पीपल्स पार्टी का एक अपना मूव और स्मार्ट मूव कहेंगे इसे हम, क्योंकि उन्होंने अपने जो कार्ड्स हैं उसको अच्छे से खेला। खुर्शीद शाह साहब ने एक अलबत्ता बात की आज एक प्रोग्राम में कि हमारा प्लान ये था कि पीटीआई को चूँकि ज़्यादा मैंडेट मिला है तो उनसे बात की जाए और उन्हें मौका दिया जाए कि वो हुकूमत बनाएं। लेकिन पीटीआई की तरफ से खुद ही आज इमरान खान साहब ने जब ये अनाउंस कर दिया कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी से किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं होगा, तो फिर इसलिए बात आगे नहीं बढ़ सकी। मजबूरन फिर हमें पीएमएलएन को ही सपोर्ट करना पड़ रहा है। तो खुर्शीद शाह साहब जानबूझ के ये बात ऑन रिकॉर्ड ले आए हैं ताकि ये भी कल को कह सकें कि देखें जी, हम तो अवामी मैंडेट का एहतराम करना चाहते थे लेकिन खुद पीटीआई वालों ने हमसे रब्ता नहीं किया। तो हर तरफ से पीपल्स पार्टी ने अपने आप को सिक्योर करने की भरपूर कोशिश की है। उधर सिंध उनको मिल जाएगा, वहाँ पे वो अपनी सारी वजारतें भी ले लेंगे, हुकूमत भी बना लेंगे और इस तरीके के काम भी सारे हो जाएंगे। तो ये अब इस सारी सपोर्ट इन्हें मिल जाएगी। इसी तरह पंजाब में भी वो सपोर्ट करेंगे मरीम नवाज़ को, वैसे वो ना भी करें तो उन्होंने इतनी सीटें बना ली हैं अपनी कि वो आराम से हुकूमत बना सकते हैं। तो बहरहाल फिर भी वो सपोर्ट भी करेंगे और उसके बदले शायद उन्हें फिर गवर्नर पंजाब का ओहदा दे दिया जाए पीपल्स पार्टी को। एक दफ़ा फिर इस बात का कभी इम्कान है कि चौधरी सरवर साहब, जो कि पीएमएलएन के भी गवर्नर रह चुके हैं, पीटीआई की तरफ से भी गवर्नर रह चुके हैं, अब शायद पीपल्स पार्टी की तरफ से भी गवर्नर बनने का एजाज़ हासिल कर सकेंगे। बहरहाल ये अभी आगे के ओहदे हैं, ये बंदर बांट अभी हो जाएगी। लेकिन अब पीपल्स पार्टी की तो गेम आपकी समझ में आ गई। पीएमएलएन का मैं आपको बता चुकी हूँ, नवाज शरीफ साहब सख्त मूड ऑफ करके बैठ गए हैं, गेम से बिल्कुल आउट हैं। थोड़ी सी जो उनके लिए तसल्ली की बात है वो ये कि मरीम नवाज़ को वो बहरहाल वज़ीर आला बनवाने में कामयाब हो जाएंगे। और चूँकि वैसे भी वो ये चाहते थे कि उनका जो सियासी असासा है या विरसा है वो मरीम नवाज़ को ट्रांसमिट हो, तो वो बज़ाहिर उसमें करने में कामयाब भी हो जाएंगे। मरीम नवाज़ को वज़ीर आला बनवाने से उनको दो फ़ायदे हासिल होंगे। पहली चीज़ तो ये कि पहला एक रिकॉर्ड बन जाएगा कि पहली चीफ़ मिनिस्टर होंगी वो जो खातून चीफ़ मिनिस्टर होंगी, और दूसरा उनको एक बड़ा सूबा भी मिल जाएगा रूल करने के लिए। समझ लीजिए कि चीफ मिनिस्टर पंजाब तकरीबन वज़ीर आज़म के बराबर ही हुआ करता है। और तीसरी बात यह है कि आगे को जो चूँकि वो उन्हें वज़ीर आज़म भी बनवाना चाहते हैं तो वो समझते हैं कि इस तरह से उनकी एक नेट प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि सूबे में काम करने से बहुत सारे मामलात चलाने, सूबा चलाने का एक तजर्बा भी आ जाएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि तजर्बा तो मरीम नवाज़ के पास कोई है नहीं है। उन्होंने तो आज तक कभी असम्बली की मेंबर तक नहीं वो बनी है, ठीक है ना। तो ना उन्होंने कभी असम्बली की मेंबर बन के देखा है, ना उन्होंने कभी कोई कायमा कमेटी चलाई है, ना कभी उन्होंने कोई किसी किस्म का कोई उनका एक्सपीरियंस है पार्लिमानी सियासत का। तो ये अब उन्हें एक नेट प्रैक्टिस के लिए 12 करोड़ का सूबा दे दिया गया है कि भाई अब आप यहाँ पे फुल तजर्बेकारी करें, मॉडलिंग करें, अपने शोशा शशके पूरे करें और अपने प्रोटोकॉल्स इंजॉय करें, और साथ साथ थोड़ा बहुत आप अपना जो शौक़ है मुखालिफिन को लताड़ने का वो भी पूरा करें। तो उनको ये शुगल मेले के लिए पूरा 12 करोड़ का एक सूबा जो है वो दे दिया गया है। तो मरीम नवाज़ साहिबा अब वज़ीर आला बन जाएंगी और नवाज शरीफ साहब के लिए ये काबिल इत्मीनान बात है। अपने लिए उन्हें कुछ नहीं मिला लेकिन चलिए बेटी के लिए काफ़ी कुछ मिल गया। अब वो वैसे ही रिटायर हो रहे हैं, उम्र के आखिरी हिस्से में हैं और अब उनकी वो पहले वाली जानदार आवाज़ भी नहीं रही, ना वो पहले वाला दमखम रहा है, तो बेहतर है कि वो अब आराम ही कर लें। तो जी ये सारी सूरत हाल जो है अब काफ़ी हद तक वाज़ेह हो चुकी है कि आइंदा का मंजरनामा क्या होगा। इसमें जो मज़ीद लॉस हुआ है वो फजलुर रहमान साहब का हुआ है, वो इस पूरे मंजरनामे में कहीं भी नहीं है। एक तो बेचारों को सीटें नहीं मिली ज़्यादा, और ऊपर से हुकूमत साजी के अमल का वो हिस्सा भी नहीं बन रहे हैं, नाराज़ हैं। लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि वो ज़्यादा देर नाराज़ रहेंगे नहीं, उनको भी सूट नहीं करता नाराज़ होना, क्योंकि अब उनकी उस तरह सेटअप में ज़रूरत तो है नहीं। तो अब बहरहाल चूँकि वो एक पुराना साथी हैं तो चलिए उनको भी कोई ना कोई चीज़ दे के कोई ना कोई खुश करने की कोशिश की जाएगी। किसी सूबे की गवर्नरी दे दी जाए या कोई किसी किस्म की कमेटी की कोई वजारत दे दी जाए, तो इस तरह कर के उन्हें भी कुछ बाद में शायद आगे चल के एंगेज कर लिया जाएगा। आज का अगर आप वो देखें मामला, जो आपको तस्वीर नज़र आती है कि जहाँ पर जरदारी साहब बैठे हुए हैं, चौधरी शुजात साहब बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, साथ सादिक संजरानी साहब बैठे हुए हैं, अलीम खान साहब बैठे हुए हैं, और पीछे आपको तारिक बशीर चीमा नज़र आ रहे हैं। तो ये आपको वही मिजरेबल सी कंडीशन नज़र आती है जिसको PDM 2 आप कह लें। और इसमें सिर्फ मौलाना ही नहीं है बेचारे, बाकी तो तकरीबन आपको सारे लोग नज़र आ रहे हैं। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि ये वही आपके ऊपर एक नाकाम तजर्बा दोबारा मुसल्लत कर दिया गया है, बस को आपको बर्दाश्त करना होगा। पाकिस्तान का इसमें नुकसान ज़रूर होगा, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये ज़्यादा देर चलने वाला तजर्बा है नहीं, क्योंकि पहले तो फिर भी पीपल्स पार्टी भी स्टेक होल्डर थी और एक
जैसे तैसे भी सही इनके पास एक बहरहाल मैंडेट तो था, असम्बली में मौजूद तो ये थे। अब जिस तरह ये लोग आए हैं असम्बली में, इनको भी पता है और दुनिया को भी पता है, तो अखलाकी जवाज़ वैसे भी इनके पास है नहीं। और दूसरी तरफ सारी दुनिया को पता है कि इमरान खान मेजॉरिटी में है। पहले तो जब ये 16 महीने इन्होंने गवर्नमेंट चलाई है तो उस वक्त तो अपोजिशन ही कोई नहीं थी, क्योंकि आपको मालूम है कि पीटीआई जो है वो तो इस्तीफे दे के निकल चुकी थी असम्बली से। तो अब तो ऐसा नहीं है, अब तो एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इनको मिलेगी और दिन में तारे दिखाने वाली मिलेगी। खबर तो ये भी आ रही है कि शेर अफजल मरवा साहब को अपोजिशन लीडर बनाने का सोचा जा रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि शेर अफजल मरवा साहब जब अपोजिशन लीडर होंगे तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म भी होंगे, तो क्या तूफ़ान उठा होगा असम्बली में, आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं सिर्फ और इन्जॉय करें। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सनम जावेद को भी जो मखसूस नशिस्तें हैं पंजाब असम्बली की, उसके तहत असम्बली में पहुंचाया जाए और उनको भी कोई वहाँ पे असम्बली में, उसी असम्बली में पहुंचाया जाए जहाँ पर मरीम नवाज़ साहिबा हों। तो पूरा प्लान है कि अब ये आ तो जाएंगे असम्बलियों में, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला भी बन जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ इनको भी सही टक्कर के लोग दिए जाएंगे ताकि इनको ज़रा स्वाद आए असम्बली में आगे बैठने का और इनको फेस करने का। तो देखिए अब ये कितनी कामयाब होती हैं पीटीआई की प्लानिंग्स, लेकिन उनका प्लान यही है कि अगर इनका मैंडेट चोरी करके इन्होंने हुकूमत करने की कोशिश की है तो फिर इनको एक टफ टाइम तो बहरहाल देखना पड़ेगा। और अंदर से जिस तरह ये सारे लड़खड़ाए हुए हैं, उससे इनकी शक्लें ही बता रही हैं कि इन्हें भी पता है कि ये काम ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। बस अफसोस की बात बीच में सिर्फ इतनी है कि किस तरीके से इसमें सारे में इस सारी धींगा मुश्ती में, खींचा तानी में मुल्क का नुकसान हो रहा है। अगर यही प्रॉपर इलेक्शन हो जाते, सही मैंडेट माना जाता, हुकूमत प्रॉपर बनने दी जाती, तो मुल्क आगे की तरफ आगे चलता, बढ़ता, कुछ बात बनती, इस्तेहकाम आता। लेकिन हमने फिर जो पिछले 2 साल एक अजीबो गरीब हिजान खेजी के गुजारे हैं, वही हमें आगे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसको कम करने के लिए ऐसी बातें ज़रूर की जाती हैं जी, कि आज़रदारी साहब ने भी पैगाम दिया कि जी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी पैगाम देते हैं, वो भी मुफाहमत करें, साथ चलें। लेकिन ये सिर्फ दिखाने के दर्शन है। सबको पता है कि आप लोगों ने किसी हद तक कोई हद नहीं छोड़ी पीटीआई को दीवार से लगाने की, और जब फिर भी अवाम के बलबूते पर वो असम्बलियों में पहुंचने में कामयाब हो गए हैं, तो अब आप लोगों को मफाहमत की बातें याद आ रही हैं। अगर आपने मफाहमत करनी थी तो फिर उस वक्त करते जब उनके साथ जुल्म हो रहा था या उनको दीवार से लगाया जा रहा था, तो तब आप उनके लिए आवाज़ बुलंद करते, जालिमों का हाथ रोकते, PMLN का साथ ना देते, निगरान हुकूमतों को शय ना देते, तब आप उनके खिलाफ आवाज़ उठाते कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उस वक्त आप लोगों ने भरपूर सहूलतकारी की। आज जब वो असम्बलियों में आ गए हैं तो अब आप आके उनका मैंडेट भी चुरा के उसके बाद फिर कह रहे हैं कि जी आओ हमारे साथ बात करो। मतलब आपके घर में कभी ऐसा होता है कि कोई डाका मारे और फिर आप कहें आओ जी डाकू साहब बैठो यहाँ पे, आओ हमसे बात करो? तो फिर पीटीआई से आप ये एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कि वो आपके साथ बैठें, बात करें? पहले आप उनका मैंडेट वापस करें, फिर आगे बढ़ें और ज़रूर मुल्की मुफाद में बात करें। ये पीटीआई का भी मौक़िफ़ है जो मेरा ख्याल है दुरुस्त मौक़िफ़ है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।